हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो क्लास 10 का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं आपका। तो हमारा चैप्टर का नाम है चैप्टर क्लास 10 हो गया क्लास 10 हो गया और चैप्टर नंबर 1 हो गया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बुक जो है आपका एनसीईआरटी की हो गई, सीबीएसई बोर्ड हो गया। यह मदद किसको किसको करेगा? तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कर रहे हैं या एनडीए की कर रहे हैं या सीडीएस की कर रहे हैं या एसएससी की कर रहे हैं, जहाँ पे ज्योग्राफी आता है वहाँ पे आपकी मदद करेगा। उसके बाद जो लोग बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं उनको भी यह मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट की बात होती है। तो कंसेप्ट की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे वो सभी जगह आपकी मदद करेगा। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं अपना कि यहाँ पे क्या है यह। तो देखिए आपका बात ऐसी है कि पहले हम लोग एक जगह यहाँ पे आरक्षित कर देते हैं, किस लिए कि कोई भी आपका डायग्राम आएगा तो हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम इंट्रो की बात करें, इस चैप्टर के आपको परिचय कराया जाए तो इस चैप्टर में क्या कहता है, तो आपको यहाँ देखने को क्या मिलेगा कि जो रिसोर्स है आपका यह सेटिस्फाई करता है ह्यूमन के नीड को। रिसोर्स जो है आपका सेटिस्फाई करता है ह्यूमन के नीड्स को। ठीक है और यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो ये रिसोर्स आपका ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई तब करेगा जब यह जो है सो आपको टेक्नोलॉजिकल एनेबल होगा। या टेक्नोलॉजी आपका हेल्प करेगा टू डेवलप रॉ से रिसोर्स में। जो रॉ मटेरियल है उसको रिसोर्स में डेवलप करने में आपका कौन मदद करेगा? तो जो टेक्नोलॉजी है वह जो है सो रॉ से आपको रिसोर्स में कन्वर्ट करने में आपकी मदद करेगा। अब यहाँ पे आपको क्या कहा जाए तो ह्यूमन बीइंग जो है सो एक्चुअल में क्या है कि चूँकि हम लोग जो है सो नेचर में रहते हैं, तो ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन कहाँ रहता है? लिव इन नेचर। और यह नेचर क्या है? तो यह नेचर जो है आपका वह है आपका लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा बायोस्फीयर, जो कि हम लोग हैं या जीव जंतु हैं। तो हम लोग जो है सो नेचर में रह रहे हैं, ह्यूमन जो है सो नेचर में रह रहा है, मतलब इनमें रह रहा है और इससे कॉम्बिनेशन से ये बना और फिर जो है सो ह्यूमन इसका यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको एक तरह से कहा जाए तो आपका रिसोर्स जो है आपका
यह गिफ्ट है, रिसोर्स जो है सो गिफ्ट किसका है, गॉड का है। तो गॉड का गिफ्ट है, लेकिन रिक्वायर्ड होना चाहिए टू प्रॉपर यूज। यहाँ पे रिक्वायर्ड होना चाहिए कि इसका सही से यूज होना चाहिए। और यहाँ पे जो यूज करने वाला है, प्रॉपर यूज्ड में जो यूज करने वाला है, यूजर कौन है, यूजर करने वाला जो है सो हम ही लोग हैं, मतलब ह्यूमन है। और यूजर जो है, यूज्ड लायक बनाने वाला कौन है, तो ह्यूमन ही है। तो ह्यूमन जो है सो इसको कंज्यूम कर रहा है और ह्यूमन जो है सो इसको बना भी रहा है उसके लायक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन इज द ग्रेट रिसोर्स। समझ रहे बात को, ह्यूमन इज द ग्रेट रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन जो है उस चीज़ को उस लायक बना रहा है। ठीक है, आपको नीचे दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, मैंने उतना ही बार लिखा है कि वहाँ ग्रेट रिसोर्स खुद ह्यूमन ही है। अब यहाँ पे आपका जो डायग्राम की बात आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पे जो है वो हम लोग हैं। तो हम लोग हैं, तो आपका सबसे पहला जो नेचर है, या कहिए कि फिजिकल इन्वायरमेंट या नेचर है, तो यहाँ पे एक पार्ट जो हो गया डेट इज द नेचर हो गया। ठीक है, उसके बाद में इंस्टीट्यूशन हो गया, नेचर हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, और उसके बाद में टेक्नोलॉजी हो गया। तो नेचर, इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिल करके जो है सो ह्यूमन को उसके लायक बनाते हैं। ठीक है, और यह जो है सो क्या हुआ आपका, यह आपका ह्यूमन हुआ। और ह्यूमन जो है सो कंजम्पशन क्या कर रहा है, तो रिसोर्स का कंजम्पशन कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन मिल करके किसी भी चीज़ को रिसोर्स लायक बना रहे हैं या यूटिलाइजेशन के लायक बना रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। ठीक है, तो आपको रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, अगर हम इसकी बात करें आपसे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे होना चाहिए, तो देखिए हमने इसको 8 में भी देखा है, क्लास 8 में भी, कि आपका बहुत सारे फैक्टर हैं। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि अगर ओरिजिन के आधार पे कोई कहता है कि इसकी क्लासिफिकेशन कीजिए, तो ओरिजिन में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा बायोटिक, और फिर जो है सो अबायोटिक, कि आपको एक तो है कि आपको ये जो है सो जीव है, या कहिए कि सजीव है, और यह निर्जीव है। बायोटिक और अबायोटिक, देयर इज द 2 टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेस। ठीक है, और यहाँ पे एग्जस्टिबिलिटी या ख़त्म समय के साथ में कम हो रहा है, तो एग्जस्टिबिलिटी के आधार पे तो जो एग्जस्टिबिलिटी के आधार पे होगा यहाँ पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल।
तो यहाँ पे एक तो हो गया ओरिजिन के आधार पे, दैट इज़ द बायोटिक एंड अबायोटिक, एंड एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट जो है आपका ऑनरशिप के आधार पे अगर हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, मतलब कि मालिकाना हक के आधार पे, तो आपका एक होगा कि आपका खुद का है तो इंडिविजुअल रिसोर्सेस, ये मान लीजिए कि आपका है, डेट इज़ द इंडिविजुअल रिसोर्सेस। उसके बाद में मान लीजिए कम्युनिटी का है, जैसे आपका कम्युनिटी लैंड हो गया तो कम्युनिटी का रिसोर्सेस हो गया। उसके बाद में प्राइवेट हो गया, और फिर जो है सो आपका पब्लिक हो गया, जैसे रेलवे हो गया, डेट इज़ द पब्लिक रिसोर्सेस। ठीक है। तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, प्राइवेट, इस टाइप के जो है सो यहाँ पे आपको डिफाइड करना पड़ेगा। तो ये ऑनरशिप के आधार पे हो गया। उसके बाद में डेवलपमेंट के आधार पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो अगर मान लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे, तो यहाँ पे आपको डेवलप्ड हो गया और दूसरा अंडर डेवलप्ड हो गया। तो डेवलपमेंट के आधार पे एक डेवलप्ड हो गया, दूसरा अंडर डेवलप्ड हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है आपका बायोटिक, अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया, एग्जॉस्टिबिलिटी हो गया, ऑनरशिप के आधार पे हो गया, और ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट के आधार पे हो गया। ठीक है, डेवलप, अंडर डेवलप्ड हो गया, कुछ रिजर्व भी है। ठीक है। अब यहाँ पे तो ये रिसोर्स का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा ये जो है सो रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे करते हैं उस पर थोड़ी बात हो जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो आपको तो रिसोर्स का डेवलपमेंट करते हैं हम लोग किस लिए? फॉर ह्यूमन के नीड्स के लिए। ह्यूमन के नीड्स के लिए आप जैसे रिसोर्स का डेवलपमेंट करेंगे, तो आप डेवलपमेंट करने का मतलब यहाँ पे क्या है? जब भी आप यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ नेचर की हम बात कर रहे हैं, कि जाहिर सी बात है कि बिना मॉडिफिकेशन ऑफ द नेचर की आप डेवलपमेंट तो कर नहीं सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यह मॉडिफिकेशन जो है वह कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल होगा तो डैट इज़ द गुड, और अगर सस्टेनेबल नहीं हुआ तो डिजास्टर लेके आएगा ह्यूमन के लाइफ में। जैसे आज के डेट में क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो ये जो है आपका क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ नेचर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, एक तरह से कहा जाए तो मॉडिफिकेशन किस बेस पे हो रहा है, ये भी तो बात है। तो यहाँ पे हम कहें कि बेस ऑफ मॉडिफिकेशन, व्हाट इज द बेस ऑफ मॉडिफिकेशन की अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी हो जाएगा, और यह जो है सो ह्यूमन के नीड्स के आधार पे होगा।
जैसे कोविड आया तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन को जनरेट करने की व्यवस्था करने लगे, उसके बाद में मास्क की व्यवस्था करने लगे। तो जैसे जैसे नीड्स होगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो ये नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए आप जो है सो डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे। अब प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग कैसा होगा, रीजनल डेवलपमेंट के साथ में होना चाहिए। बिना रीजनल डेवलपमेंट के कहीं एक जगह ज़्यादा डेवलप हो गया, एक जगह कम डेवलप हो गया तो अनबैलेंस डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद में नो एक्युमुलेशन नहीं होना चाहिए रिसोर्स का। देयर इज़ नो एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्स का एक्युमुलेशन होगा तो इसके बाद में क्या होगा, सिक्योरिटी की इश्यू हो जाएगी और फिर मारपीट शुरू हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। और हम लोग डेवलप कंट्री में रहते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हुई, जो आपका ये डेवलपमेंट का मॉडल की बात अगर हो रही है तो यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्या बात है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा आपका कि यहाँ पे आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल वगैरह की बात की जाती है, तो रायो समिट 1992, इसको हम लोग अर्थ समिट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपको यह ब्राज़ील में हुआ था और इसको हम लोग अर्थ समिट भी बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अर्थ को बचाने के लिए काम करना शुरू हुआ। हेल्ड हुआ 1992 में ब्राज़ील में। ठीक है, और यहाँ पे आपको हेड्स ऑफ द स्टेट कम टुगेदर टू सेव अर्थ। अर्थ को बचाने के लिए आपको जो बहुत सारे देश के लोग थे वो बोले कि हमें इसको सही तरीके से यहाँ पे सेव करना है इन्वायरमेंट को, अर्थ को। तो सही तरीके से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा तभी तो सेव हो पाएगा। तो इसके लिए ऐसा किया गया। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है कि फर्स्ट, यह पहला समिट है, किस लिए कि आपका सुटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। दिस इज द फर्स्ट समिट टू सुटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए जो है सो यह क्या है, यह पहला समिट है। दिस इज द सुटेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज का यह क्या है, आपका पहला समिट है। और यहाँ पे जो चीज़ें की गई, तो यहाँ पे क्या किया गया, आपको साइन किया गया किस मैटर में, कि हम लोग सेव करेंगे बायोडाइवर्सिटी को और अर्थ को। हम लोग जो है सो सेव करेंगे। प्लस का मतलब ये हुआ कि इसके साथ में ये भी हुआ, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लोग रहते हैं वो ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो सेव बायोडाइवर्सिटी एंड अर्थ के लिए ऐसा किया गया ताकि रिसोर्स को हम लोग बचा सकें। और इसके बाद में आपको इन्वायरमेंट को सेव किया जाए और सेट किया गया आपको एजेंडा ऑफ 21st सेंचुरी का फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो एजेंडा जो है सो 21st सेंचुरी का सेट किया, किस लिए
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो अब यहाँ पे एजेंडा 21st सेंचुरी क्या है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो आपका 21st सेंचुरी की एजेंडा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा अगर इसके बारे में बात किया जाए। देखिए जो 21st सेंचुरी के एजेंडा की अगर कोई बात कर रहा है तो यहाँ पे आपको एजेंडा सेट होता है इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। ठीक है, तो सेव करने में दो चीज़ें थी आपको, एक तो हमें बायोडाइवर्सिटी को सेव करना है और दूसरा आपको क्लाइमेट को हमें बचाना है चेंज होने से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको CO2 की मात्रा को रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब कि फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करना पड़ेगा या कम यूज करना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल का आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो एजेंडा 21st सेंचुरी का था वह इंटरनेशनल था, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमें काम करना है। उसके बाद में हमें नेशनल लेवल पे करना है और उसके बाद में हमें स्टेट लेवल पे भी करना है और फिर हमें लोकल लेवल पे करना है। तो एजेंडा इंटरनेशनल आपका एजेंडा 21st सेंचुरी का हो गया, नेशनल एजेंडा आपको 21st सेंचुरी का हो गया और लोकल एजेंडा 21st, मतलब आपको टोटल जो है सो 21 काम करने हैं ताकि हम लोग जो है सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकें। ठीक है, क्लियर हुआ बात यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लोकल एजेंडा मतलब लोकल जो है सो हमें यहाँ पे जो काम करना है और यहाँ पे काम क्या करना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम SD लिख देते हैं। उसके बाद में हमें पॉवर्टी को कम करना है, उसके बाद हमें जो है सो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, उसके बाद हमें एजुकेशन पे ध्यान देना है, उसके बाद हमें हेल्थ पे ध्यान देना है और हमें क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देना है। समझ रहे बात को। तो ये ओवरऑल काम करने के बारे में एक एजेंडा को सेट किया गया ताकि जो है सो हम लोग जो अंधाधुंध सब चीज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका रिसोर्स प्लानिंग क्या है। अगर इसके बारे में हम बात करें कि व्हाट इज़ द रिसोर्स प्लानिंग, तो एक तरह से कहा जाए तो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये है कि हमें जो है सो जुडिशियस यूज करना है। किसका, रिसोर्स का, ताकि वेस्टेज कम हो और पॉल्यूशन भी कम हो। वेस्टेज और पॉल्यूशन को कम हो इसलिए हमें रिसोर्स का प्लानिंग करना पड़ेगा ताकि हम सही तरीके से उसका यूज कर सकें। ठीक है उसके बाद में हमें दूसरा चीज़ यहाँ पे है कि सेव रिसोर्स को हमें सेव करना है फॉर फ्यूचर के लिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए हमें रिसोर्स को क्या करना है, सेव करना है और उसके बाद में हमें
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि नो ऑल प्लेस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी जगह पे आपका एक समान तो डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं रिसोर्स का, तो हमें जो है सो सेव करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि सभी जगह पे एक समान रिसोर्स का अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए हमें जुडिशियस यूज करना है, सेव करना है, और इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि छोटानागपुर में सारे रिसोर्स मिलते हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो ऑल स्टेट में होना चाहिए, और इसके लिए जो है सो प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, हमारे यहाँ भारत देश में रिसोर्स प्लानिंग क्या है उसके बारे में बात करता है कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, व्हाट इज़ द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इसके बारे में अब हम लोगों को बात करना है। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग क्या है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं आपका, तो आपको यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रिसोर्स प्लानिंग एक क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग में हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद आप सर्वे करेंगे, उसका मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, सर्वे किया, मैपिंग किया उसके बाद में फिर जो है सो आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा ताकि इसका यूज किया जा सके। इंफ्रा के साथ में स्किल भी, मैन पावर का स्किल भी तो चाहिए। ठीक है, और साथ में आपको इसके रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो जब आप यहाँ पे ये सारा चीज़ कर लेंगे उसके बाद में, चूँकि अब यहाँ से आपका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में एक तरह से कहा जाए तो ये जो है सो हमारा रिसोर्स रिलेटेड हो गया, और यहाँ पे फिर प्लानिंग होगी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। प्लानिंग होगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और इसी प्लानिंग के तहत में आपका आता है 5 ईयर प्लान। फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया, और यह प्लान जो है सो आपको 1951 में आपको यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की स्थापना किया जाता है, और यह अप्रोच जो था यह टॉप टू डाउन मॉडल था। यहाँ पे थोड़ा सा डेट में मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि प्लानिंग कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, लेकिन ये इसी के राउंड हुआ है, 1950-51 में ही हुआ है। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो है आपका एक तरह से कहा जाए कि रिसोर्स का हम लोग जैसे कैसे इंडिया में यूज हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम, चूँकि हमने रिसोर्स का प्लानिंग वगैरह तो देख लिया, अब हमें चूँकि यहाँ ये यूटिलाइजेशन लेवल पे हम लोग आ गए हैं, तो अब हमें कंजर्वेशन लेवल पे भी जाना पड़ेगा, तो उसको भी देख लेते हैं।
कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है तो रिसोर्स का एक तरह से कहा जाए तो यूज जो हम लोग करते हैं, तो एक तो हम लोग प्लानिंग के साथ यूज करें, और दूसरा जो है सो अनप्लान्ड यूज होता है। तो प्लानिंग वाला तो ठीक है कि गुड है भाई, और यह गुड नहीं है, यह बैड है, क्योंकि यह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। तो रिसोर्स का जो है सो सस्टेनेबल यूज करने के हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, और प्लानिंग जो है सो ताकि प्रॉपर रूप से यूज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक गांधी जी का कोट दिया हुआ है, तो गांधी जी यहाँ क्या कहते हैं कि एक तरह से देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। तो एनफ है, नीड के लिए तो हमारा एनफ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ग्रीड के लिए नहीं है, मतलब लालची लोग जो हैं उनके लिए तो कम पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो अगर नीड है उसके लिए प्रॉपर है, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे है कि जो ग्रिड है, ग्रिड का कंसेप्ट जो है यहाँ से कैपिटलिज्म का प्रादुर्भाव होता है, और कैपिटलिज्म ग्रिड पे बेस्ड है, और इसका मतलब यहाँ पे ये है कैपिटलिज्म जो है सो आपको लालच पे बेस्ड है, और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो ह्यूज यूज ऑफ रिसोर्सेस, और एक तरह से कहा जाए दूसरा जी तो आपको एक्युमुलेशन ऑफ द मनी या रिसोर्सेस, इसके बारे में बात करता है कैपिटलिज्म। ग्रिड हो गया, उसके बाद में एक तरह से कहा जाए तो ये जब होगा ह्यूज यूज और एक्युमुलेशन होगा तो यह एनिमी होगा रिसोर्सेस का, ठीक है। यह क्या होगा, यह रिसोर्सेस का एनिमी होगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या कि प्रॉपर रूप से यूज होना चाहिए, रिक्वायर्ड टू प्रॉपर यूज्ड, और प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ओके। प्रॉपर यूज होना चाहिए और इसका प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। कोई एक्युमुलेट नहीं करे, मतलब एक ही जगह नहीं रखे। अब यहाँ पे आता है एक वर्ड आपका या स्टेटमेंट, क्लब ऑफ रोम। यह क्या है, तो जो आपका क्लब ऑफ रोम है, तो क्लब ऑफ रोम क्या है, अगर इसके बारे में आपसे बात किया जाए तो यहाँ पे आपको पहली बार 1968 में, यह एक ग्रुपिंग समझ लो आप, एक तरह से कहा जाए तो 1968 में पहली बार जो है सो यहाँ पे रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात किया गई है, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पे बात किया गया है आपका रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है, कि रिसोर्स कंजर्वेशन हमें करना क्या चाहिए। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में, और यहाँ पे आपको ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो आता है, यह आता है आपको
1987 में यहाँ पे 1968 में पहली बार बात किया गया कि रिसोर्स कंजर्वेशन करना चाहिए, और ये 1987 में आता है, ठीक है, कि आपको ब्रुटलैंड का रिपोर्ट आता है, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में, और यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और ये आपको 1987 में हो गया। उसके 5 साल बाद में 1992 में जो है आपका अर्थ समिट हो जाता है। तो 1992 में क्या हो गया, यहाँ पे आपको अर्थ समिट हो गया। अब हम थोड़ा सा रिसोर्स के बेसिक चीज़ों के बारे में बात करें आपका। तो जो आपका रिसोर्स है, अगर उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें यहाँ पे तो रिसोर्स जो है यह हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, आपका नेचर से ले रहे हैं। और जब हम नेचर कह रहे हैं तो नेचर में 3 चीज़ें आती है। लैंड आता है जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, और एयर आता है जिसको एटमॉस बोलते हैं या एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और जल आता है जिसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो लैंड हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया और हाइड्रोस्फीयर हो गया, और तीनों मिलकर के आपका नेचर का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे बात? तो रिसोर्स का मतलब जो है सो नेचर हो गया, और नेचर का मतलब हुआ, तो यहाँ पे हमें इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं आपका लैंड रिसोर्स के बारे में। तो जो आपका लैंड रिसोर्स है वह क्या है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो यह एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो जो आपका यह नेचुरल रिसोर्स है, और यहाँ पे अगर हम कहें तो आपका और सभी जगह पे यह इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो अगर कोई लैंड कहता है तो इसमें 3 कंपोनेंट आता है, माउंटेन, प्लेटू और प्लेन या फील्ड। तो माउंटेन, प्लेटू और प्लेन, ये जो है सो 3 चीज़ आएंगे आपको लैंड में या लिथोस्फीयर में कह लीजिए। तो आपको इंडिया में अगर हम बात करते हैं आपका, तो प्लेन जो है सो 43% है। इंडिया में प्लेन 43% है, प्लेटू जो है सो 27% है, और माउंटेन जो आपका है यह है आपको लगभग जो है सो 30%। तो यह डेटा थोड़ा याद रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट डेटा है। ठीक है, तो लैंड में माउंटेन, प्लेटू और प्लेन ये तीनों आएंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा बात करेंगे आपका कि लैंड का हमें यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ करते हैं। अगर हम यूज की बात करें यहाँ पे, कि लैंड का अगर हम यूज की बात करते हैं यहाँ पे, तो लैंड का जो है यूज है आपका वह एग्रीकल्चर में है, फॉरेस्ट्री में है, इंडस्ट्री में है, ऐसे बहुत सारी जगह है।
तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे जो लैंड है, एक आपको रेगुलर एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, कि रेगुलर जैसे यहाँ पे खेती हो रही है, तो यह क्या है, यह एग्रीकल्चर में आपका, जिसमें रेगुलर एग्रीकल्चर या खेती हो रही है। उसके बाद में आपका कल्चरल लैंड हो गया, कल्टीवेशन अनकल्टीवेशन लैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपको नेट सोन एरिया भी हो गया, कि नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है, सो इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे जा करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेगुलर एग्रीकल्चर हो रहा है, और एक कुछ जो है सो आपको गैप एग्रीकल्चर, जैसे 1 से 2 साल गैप दे देते हैं, और फिर एक गैप एग्रीकल्चर हो जाता है, इसमें जैसे आपको 2 से लेकर के 5 साल तक हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो आपको लैंड का यूटिलाइजेशन हो गया। और जो नेट सोन एरिया है, मतलब नेट सोन एरिया का मतलब ये हुआ आपका कि जो है सो आपको मोर देन जो है सो साल भर में आपको, या एग्रीकल्चर ईयर में एक बार से ज़्यादा खेती हो रही है। ठीक है, तो यह आपको हो गया नेट सोन एरिया हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे लैंड यूज पैटर्न की अगर हम बात करते हैं आपका, तो इसके बहुत सारे फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं। तो जो आपका लैंड यूज पैटर्न की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका लैंड यूज पैटर्न में है कि हम लोग क्या करते हैं कि आपका इसमें फैक्टर देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर एक्टिव है जो लैंड यूज पैटर्न को चेंज करता है। तो क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो कि एक तरह से कहा जाए तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका हो जाता है सॉइल हो गया, क्लाइमेट, रेनफॉल, टेम्परेचर और सॉइल, यह जो है सो आपका एक तरह से इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा फैक्टर आता है इसमें, वह आपको पॉपुलेशन का आता है। तो आपको ह्यूज है या लेस आपको डेवलप्ड है, या जो है सो एक तरह से कहा जाए तो डिस्पर्स्ड है, मतलब कि अलग अलग है। तो ये जो है सो आपका पॉपुलेशन के आधार पर भी जो है सो हम लोग लैंड यूज पैटर्न को डिसाइड करते हैं। उसके बाद में आपको लैंड का जो है सो डिग्रेडेशन भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बैड एग्रीकल्चर के कारण जो है सो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको लैंड डिग्रेडेशन इन द सेंस कि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे जो है सो लैंड डिग्रेड का मतलब फॉरेस्ट एरिया रिड्यूस होना, और यहाँ पे ऊसर होना, मतलब खेती के लायक नहीं बचना, या कहिए कि इसमें पॉल्यूशन हो जाना, ठीक है, या इसमें जो है सो आपको लेस आउटपुट आता है। तो ये जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फिर हमें इसको कंजर्व करना पड़ेगा। तो हमें लैंड को कंजर्व भी करना पड़ेगा। तो चलिए लैंड कंजर्वेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो लैंड कंजर्वेशन के लिए जो है सो हमें एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल करना पड़ेगा।
उसके बाद में हमें फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना पड़ेगा और ऑर्गेनिक खेती करना पड़ेगा और लेस फर्टिलाइज़र का यूज करना पड़ेगा और माइनिंग भी हमें सोच समझ के करना पड़ेगा या सस्टेनेबल करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है सो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि सॉइल एज ए रिसोर्स की अगर हम बात करें आपका, तो सॉइल एज ए रिसोर्स के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है कि यह आपको रिन्यूएबल है, बट आपको टाइम बहुत लेता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। यह रिन्यूएबल है लेकिन टाइम क्या है, बहुत लेता है। ये एक प्रॉब्लम है सॉइल के साथ में। और यहाँ पे आपका जो सॉइल है इसके फॉर्मेशन फैक्टर की बात करें तो इसमें आपको पेरेंट रॉक हो गया, ठीक है। पेरेंट रॉक के बाद में जो नेक्स्ट फैक्टर आपका इसमें आता है यह आता है तो आपको यहाँ पे रिलीफ हो गया, वेजिटेशन हो गया, तो पेरेंट रॉक हो गया, रिलीफ हो गया, वेजिटेशन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका क्लाइमेट हो गया, और लास्ट में आता है टाइम। तो ये जो है आपका ये फैक्टर है। उसके बाद में सॉइल जो है चूँकि आपको सॉइल आपका एक लिविंग रिसोर्स है, क्योंकि इसमें क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल क्रिएचर बहुत सारे हैं, इसलिए जो है सो सॉइल को कहा जाता है कि एक लिविंग रिसोर्स है, ठीक है, नॉन लिविंग नहीं है। अब यहाँ पे जो आपका हम लोग जो केमिकल यूज करते हैं, हम लोग किल कर रहे हैं इनको, और जो लिविंग है उसको नॉन लिविंग बना रहे हैं। यह हमारे लिए एक गड़बड़ बात है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। आ रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉइल के क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे। तो तो जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो आपका सॉइल है तो आपको सबसे पहले एलुवियल सॉइल हो गया, फिर आपका ब्लैक हो गया,
फिर आपका रेड हो गया, उसके बाद में फिर आपका एरिड हो गया या सैंड हो गया। उसके बाद में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी देखना पड़ेगा इधर। दिख रहा। एरिड हो गया, एरिड के बाद में फॉरेस्ट सॉइल हो गया। तो यहाँ पे आपको सॉइल के बारे में, उसके बाद में एक और होगा यहाँ पे लेटराइट सॉइल हो गया। तो ये सॉइल के टाइप हो गए। अब हम लोग एक एक सॉइल को थोड़ा सा देखेंगे और एरिया वाइज उसको थोड़ा सा डिनोट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे आपका एलुवियल सॉइल के बारे में। कि एलुवियल सॉइल क्या होता है। तो एलुवियल सॉइल के बारे में अगर हम बात करेंगे आपका, तो एक्चुअल में क्या है यह कि आपको इम्पोर्टेंट सॉइल है यह। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल। ठीक है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक आपको इम्पोर्टेंट सॉइल है। और यहाँ पे आपको आपको इंडस से लेकर के और फिर जो है सो गंगा हो गया और फिर जो है सो ब्रह्मपुत्र हो गया। तो ये आपको यहाँ पे मेन रूप से मिलेगा जो है सो आपको एलुवियल सॉइल। और यह जो एक तरह से कहा जाए तो सॉइल डिपोजिटेड सॉइल भी कहा जाता है। यह जो है सो आपको डिपोजिटेड सॉइल भी कहा जाता है। और यह जो है सो आपको राजस्थान में प्लस गुजरात में आपको नैरो ट्रैक्ट में मिलेगा। राजस्थान और गुजरात में पतले से एक लेयर में मिलेगा। ठीक है, और एक तरह से कहा जाए तो आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में थोड़ा सा मिलेगा आपको। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपको मिलेगा यहाँ पे। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपको, तो इसमें अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट में आपको सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है। आपका सैंड रह गया, फिर आपका सिल्ट हो गया और फिर जो है सो क्ले हो गया। कंपोनेंट में सैंड, सिल्ट एंड क्ले, देयर इज द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द एलुवियल सॉइल हो गया। उसके बाद में अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल को और अगर हम अगर डिवाइड करते हैं तो आपको एक तरह से कहा जाए तो अपर एलुवियल एंड द लोअर एलुवियल हो गया। दो टाइप है, एक हो गया आपका अपर में और दूसरा हो गया आपको लोअर में। ठीक है, तो अपर वाले को हम लोग बांगर बोलते हैं और लोअर वाले को हम लोग खादर बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एलुवियल भी दो टाइप का होता है। अपर वाला बांगर जिसमें आपको यहाँ पे CA4 की मात्रा ज़्यादा रहती है, कंकर की मात्रा ज़्यादा रहती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको खादर, और ये आपको इसको ओल्ड एलुवियल भी हम लोग बोलते हैं आपका। यह आपका ओल्ड एलुवियल है। उसके बाद में अगर हम कहें तो यह जो है सो फर्टाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे यह फर्टाइल सॉइल कहलाता है।
अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैप में अगर देखें, तो मैप में अगर आपको डिमार्केट किया जाए एलुवियल सॉइल के बारे में, तो एलुवियल सॉइल जो है आपका मेनली आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा और कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो है सो ये पूरा रीजन में आ जाएगा इधर ये, और उसके बाद में ये जो है आपका अब चूँकि इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है तो आपको इधर भी मिलेगा, ठीक है। तो यह जैसा आपको एलुवियल सॉइल का लोकेशन हो गया। दिस इज द लोकेशन ऑफ द एलुवियल सॉइल। थोड़ा सा ये और इधर आपको एक तरह से कहा जाए तो ये इधर और नीचे तक आ जाता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यह जैसा आपको और बहुत ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे पतला सा ट्रैक में अगर मिल गया तो मिल गया। तो ये जो है आपका ओवरऑल एलुवियल सॉइल का लोकेशन हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा आपको ये गुजरात साइड में इधर, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एलुवियल सॉइल हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये जो है आपका ये पूरा बेल्ट में इधर मिल रहा है ये, तो ये हो गया हमारा पूरा एलुवियल सॉइल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में बात करेंगे। चलिए, कि ब्लैक सॉइल क्या है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ब्लैक सॉइल जो है एक तरह से कहा जाए तो कलर ब्लैक होता है। कलर ब्लैक होता है और इसको आपको सेल्फ प्लगिंग सॉइल कहा जाता है। और इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है। तो इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है, सेल्फ प्लगिंग सॉइल है, और एक तरह से कहा जाए तो इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। और इसको हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सो कॉटन ग्रोन होता है। फॉर्मेशन जो हुआ है आपका यह लावा ऑफ द डेक्कन ट्रफ से हुआ है। तो यह फॉर्मेशन जो हुआ है लावा ऑफ द डेक्कन ट्रैप के लावा से हुआ है यह। और यहाँ पे आपको यह जो आपका लोकेशन की बात करें हम तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, और कृष्णा गोदावरी वैली हो गया। तो लोकेशन जो होगा गुजरात होगा, पूरा गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया,